आइए। अब देखें किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। और इसका सही आंसर क्या होगा? और इसका सही आंसर हो जाता है पेरिस की संधि। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय माना जाता है 1775 से लेकर 1783 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जब हम बात करते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। इस 13 उपनिवेश को आज़ादी की घोषणा की गई थी 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिकी स्वतंत्रता अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण माना जाता है 1773 ईस्वी में होने वाली बोस्टन टी पार्टी की घटना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जब बात करते हैं तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता जिस संधि के तहत मिली थी, इसे हम पेरिस की संधि के नाम जानते हैं। इस प्रकार पेरिस की संधि 1383 ईस्वी में हुई थी। अब देखें यहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जब हम बात करते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का स्वतंत्रता अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अमेरिकी स्वतंत्रता का संग्राम का समय माना जाता है 1775 ईस्वी से लेकर 1783 ईस्वी। अमेरिकी अमेरिका के अमेरिका के मूल निवासी को अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय 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 अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। 13 उपनिवेश थे। 13 उपनिवेश थे। इन 13 उपनिवेश को इन 13 उपनिवेश को आजादी की घोषणा हुई थी 4 जुलाई 1776 ईस्वी। 4 जुलाई 1776 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वतंत्रता
संग्राम के समय नारा दिया गया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण माना जाता है 1773 ईस्वी में होने वाली बोस्टन टी पार्टी की घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। अब देखें यहाँ पर इस संधि की बात करते हैं, न्यूली की संधि। अब देखें यहाँ पर न्यूली की संधि, देखें यहाँ पर न्यूली की संधि को हम न्यूली की संधि के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह संधि पेरिस के न्यूली नामक स्थान पर हुई थी। न्यूली की संधि बुल्गारिया एवं मित्र राष्ट्रों के बीच हुई थी। यह संधि 27 नवंबर 1919 ईस्वी को हुई थी। 27 यह संधि 27
27 नवंबर 1919 ईस्वी को हुई थी। आइए यहाँ पर न्यूली की संधि को हम न्यूली की संधि के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह संधि पेरिस के न्यूली की नामक स्थान पर हुई थी। न्यूली की संधि बुल्गारिया एवं मित्र राष्ट्रों के बीच हुई और यह संधि कब हुई थी? तो यह संधि 27 नवंबर 1919 ईस्वी को हुई थी। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अमेरिकी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय माना जाता है 1775 ईस्वी से 1783 ईस्वी। अब यहाँ हम देखेंगे कि अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। इन 13 उपनिवेश को आज़ादी की घोषणा हुई थी 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण माना जाता है 1773 ईस्वी में होने वाली बोस्टन टी पार्टी की घटना। देखिए यहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन था। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। न्यूली की संधि को हम न्यूली की संधि के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह संधि पेरिस के न्यूली नामक स्थान पर हुई थी। न्यूली की संधि बुल्गारिया एवं मित्र राष्ट्रों के बीच हुई। यह संधि 27 नवंबर 1919 ईस्वी। आइए अब देखिए नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। अब हम यहाँ पर देखें कि नाजी पार्टी की स्थापना 20 फरवरी 1920 ईस्वी को जर्मनी के म्यूनिख में हुई थी। नाजी पार्टी की स्थापना हिटलर ने किया था। नाजी पार्टी के झंडे का रंग लाल है और उस पर नाजी पार्टी के झंडे पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। नाजी पार्टी की स्थापना हिटलर ने किया था। हिटलर नाजी पार्टी की स्थापना करने के बाद कहा था एक राष्ट्र एक नेता। 1933 ईस्वी में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया गया था जो 1945 तक अपने पद पर रहा था। अब देखें यहाँ पर नाजी पार्टी की जब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर नाजी पार्टी स्थापना नाजी पार्टी की स्थापना 20 फरवरी 1920 ईस्वी को 20 फरवरी 1920 ईस्वी को जर्मनी के म्यूनिख में हुई थी। जर्मनी के म्यूनिख में हुई थी। म्यूनिख में हुई थी। नाजी पार्टी की स्थापना हिटलर ने किया था। नाजी पार्टी के झंडे का रंग लाल है एवं उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है।
हिटलर ने हिटलर ने हिटलर ने नारा दिया था, एक राष्ट्र, एक राष्ट्र, एक नेता। हिटलर नारा दिया था, एक राष्ट्र एक नेता। हिटलर को 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बनाया गया था, जो अपने पद पर 1945 तक रहा था। हिटलर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी आत्मकथा मीन कैंप के नाम से लिखा था। देखिए यहाँ पर क्या बात है। नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 30 फरवरी 1920 ईस्वी। कहाँ? तो जर्मनी के म्यूनिख में हुई थी। नाजी पार्टी की स्थापना हिटलर ने किया था। नाजी पार्टी के झंडे का रंग लाल है एवं उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। हिटलर ने नारा दिया था, एक राष्ट्र एक नेता। हिटलर को 1933 ईस्वी जर्मनी का चांसलर बनाया गया था। हिटलर को 1933 ईस्वी जर्मनी का चांसलर बनाया गया था, जो अपने पद पर 1945 तक रहा था। हिटलर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी आत्मकथा मीन कैंप के नाम से लिखा था, और इसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष। अब आइए सोवियत की बात करते हैं, तो सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उस देश का नाम है लिथुआनिया। और ये लिथुआनिया की जब हम बात करते हैं कि लिथुआनिया घोषणा कब किया था, तो लिथुआनिया घोषणा कब किया था? 11 मार्च 1920 ईस्वी। 11 मार्च 1920 ईस्वी। अब देखिए सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 26 दिसंबर 1991 ईस्वी को। और उस समय सोवियत संघ का राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचोव। अब देखिए सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन 26 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुई थी।
उस समय राष्ट्रपति मिखाइल गोरवा मिखाइल गोरबाचोव था। आइए, राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण ना बनाया जाए? 23 बताना, 23 बताइए। और ये क्या है? केलोंग बयान पैक्ट। और ये पैक्ट कब हुआ था? 27 अगस्त, 27 अगस्त 1928 ईस्वी। कब हुआ था? 27 अगस्त 1928 ईस्वी को हुआ था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 ईस्वी। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्र संघ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भविष्य में होने वाले युद्ध को रोकना। राष्ट्र संघ को हम लीग ऑफ नेशंस के नाम जानते हैं। राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी, तो राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयास हुआ था। राष्ट्र संघ को हम लीग ऑफ नेशंस के नाम जानते हैं। 1946 ईस्वी में राष्ट्र संघ को भंग कर दिया गया और राष्ट्र संघ की सारी शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दी गई। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आइए हम देखते हैं राष्ट्र संघ। देखें, राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना राष्ट्र संघ की स्थापना राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयास से हुई थी। राष्ट्र संघ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भविष्य में युद्धों को रोकना था। राष्ट्र संघ को हम लीग ऑफ
नेशंस के नाम से भी जानते हैं। 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में राष्ट्र संघ को 1946 ईस्वी में राष्ट्र संघ को भंग कर दिया गया और राष्ट्र संघ की समस्त शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को 1945 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जेनेवा में, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। देखें, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो पेरिस शांति समझौता 1919 ईस्वी। उद्देश्य क्या था? यूरोप में शांति का वातावरण तैयार करना। उद्देश्य था यूरोप में शांति का वातावरण तैयार करना। अब देखें, राष्ट्र संघ की स्थापना राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी। राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के प्रयास से हुई थी। राष्ट्र संघ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकना था। राष्ट्र संघ को हम लीग ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। 1946 ईस्वी में राष्ट्र संघ को भंग कर दिया गया और राष्ट्र संघ की समस्त शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत। और ये बताना है फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत हुआ था। और ये फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी कब? तो 10 मई 1871 ईस्वी। और फ्रैंकफर्ट की संधि दो राष्ट्र के बीच हुई थी, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। इस प्रकार हम देखते हैं जर्मनी का एकीकरण इस संधि के तहत
तहत हुई थी उसे हम फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से जानते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी में हुई थी। यह संधि जर्मनी एवं फ्रांस के बीच हुई फ्रांस के बीच हुई थी। अब यहां पर देखिए क्या है। अब देखो, और गैस्टिन के समझौता जब हम बात करते हैं, आइए अब देखिए यहां पर देखिए यहां पर कोलंबियर्स समझौता 21 जुलाई 1658 ईस्वी को हुई थी। यह समझौता इटली के काबुल एवं फ्रांस के नेपोलियन तृतीय के बीच हुई थी। और के बीच हुई थी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सैन्य गठबंधन। यह समझौता ऑस्ट्रिया के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन था। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन था। अब देखें गैस्टिन समझौता 14 अगस्त 1865 ईस्वी को हुई थी। यह समझौता ऑस्ट्रिया एवं पर्सा के बीच हुई। ऑस्ट्रिया एवं पर्सा के बीच हुई थी। आइए यहां पर अब देखें यहां पर क्या है। जर्मनी की जब हम बात करते हैं तो जर्मनी का एकीकरण जिस संधि के तहत हुई थी उसे हम फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम जानते हैं। अब है कि फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह संधि
फ्रैंकफर्ट की जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इस संधि को फ्रैंकफर्ट की संधि कहा गया। इसलिए इस संधि को फ्रैंकफर्ट की संधि कहा गया। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी में हुई थी। यह संधि जर्मनी एवं फ्रांस के बीच हुई थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कोलंबियर्स समझौता यह 21 जुलाई 1658 ईस्वी को हुई थी। यह समझौता इटली के काबुल एवं फ्रांस के नेपोलियन तृतीय के बीच हुई थी। यह समझौता ऑस्ट्रिया के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन था। गेस्टिन समझौता 14 अगस्त 1865 ईस्वी को हुई थी। यह समझौता ऑस्ट्रिया एवं पर्सा के बीच हुई थी। ऑस्ट्रिया एवं पर्सा के बीच हुई थी। आइए यहाँ देखिए, जर्मनी के एकीकरण का वस्तुकार कौन था? जो रक्त एवं लौह नीति का में विश्वास करता था, और यह कौन था? ओटो वॉन बिस्मार्क। अब ये मेटरनिक कौन था? यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया का चांसलर। 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने प्रवेश दिया था? और 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने प्रवेश किया? यह कौन किया था? अमेरिका ने किया। अमेरिका किया। अमेरिका क्यों किया? जापान ने 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, और पर्ल हार्बर अमेरिका का नौसैनिक अड्डा होने के साथ साथ बंदरगाह था, और इस आक्रमण के साथ ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। अब देखिए यहाँ पर जापान ने 7 दिसंबर जापान ने 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के साथ ही साथ ही 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को 1941 ईस्वी अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। पर्ल हार्बर अमेरिका के नौसैनिक अड्डा होने के साथ साथ अमेरिका का बंदरगाह भी थी। अमेरिका का बंदरगाह भी था।
हाँ देंगे जो, एक ही बचा हुआ है, एक बचा हुआ है, मेरे नॉलेज में है, घबराओ नहीं, समय मिलते ही हम तुमको देंगे। हमें भी याद है, हमें भी याद। अब देखिए यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को, किसको जाता है? बिस्मार्क को। और बिस्मार्क को जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? इटली के एकीकरण का श्रेय जाता है मेजनी, मेजनी, गैरीबाल्डी एवं काउंट द काबुर को जाता है। अब यहां पर देखिए क्या है। देखिए जापान ने 7 दिसंबर 1941 ईस्वी अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के साथ ही 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। पर्ल हार्बर अमेरिका के नौसैनिक अड्डा होने के साथ साथ अमेरिका का बंदरगाह भी था। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को जाता है और बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए जिस नीति का प्रतिपादन किया, इसे रक्त एवं लौह की नीति कहते हैं। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, गैरीबाल्डी एवं कौन द काबुर को जाता है। अब हमको बताएगा यहाँ तक के सफर में मेरे जवान को कोई दिक्कत है, ये बताओ। रही बात जवान आपके डिस्कशन, तो हमें भी याद है, आपको याद नहीं। आपको हो सकता है आप भूल जाएं, लेकिन सहनसा नहीं भूलता। हम आज नहीं ले पाए, तबीयत सही नहीं होने के कारण हम नहीं ले पाए, और शनिवार रविवार को वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है। लेकिन अगले शनिवार या रविवार को टाइम निकालकर कोशिश करेंगे आपकी हर एक बाधा को पूरा। अब बताना है ये सफ़र जो मेरा और आपका चला है, इस सफ़र में कहीं प्रॉब्लम आया है? जवान को अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, जवान हमें टोकेगा। सही से बताओ। अब देखो, स्टालिनग्राड की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन देशों के बीच हुई थी? और उस देश का क्या नाम था? जर्मनी और सोवियत। सही आंसर बी है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ हम देखेंगे स्टालिनग्राड की लड़ाई का समय क्या है। और इस लड़ाई का समय माना जाता है 1942 लेकर 1943 है। अब है कि लेनिनग्राड की लड़ाई को लेनिनग्राड की लड़ाई क्यों कहा गया? क्योंकि यह सोवियत संघ के लेनिनग्राड नामक स्थान पर हुई, इसलिए इस लड़ाई को लेनिनग्राड कहा गया। इस प्रकार यह सोवियत रूस में, सोवियत संघ में, कहाँ है? सोवियत, सोवियत संघ में था। यह कहाँ था? सोवियत संघ में था। आइए अब द्वितीय विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं तो यहाँ आइए, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जैसे तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था?
हिटलर द्वारा 1939 ईस्वी में पोलैंड पर आक्रमण किया जाना अब देखिए 1776 में थॉमस पेन द्वारा इस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवासियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की। अब ये थॉमस पेन ने किसकी? सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस, इसी को कहते हैं कॉमन सेंस। क्या कहते हैं? और देखो यहाँ पर स्वतंत्रता का जब हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता का घोषणा ये किसने? थॉमस जेफरसन ने लिखा था। कौन लिखा था? थॉमस जेफरसन ने लिखा था। अब यहां पर हम देखेंगे द फेडरलिस्ट पेपर्स। ये कौन लिखा था? अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जेम्स मेडिसन और जॉन जे। अब यहां पर देखते हैं 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवासियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की। और याद रखना है वह कौन है? सामान्य ज्ञान, इसको कॉमन सेंस कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे स्वतंत्रता की घोषणा ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से कौन लिखा था? थॉमस जेफरसन। अब यहाँ पर देखिए क्या है? द फेडरलिस्ट पेपर्स, ये किसने लिखा? तो देखो अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जेम्स मेडिसन और जॉन जे। अमेरिकी उपनिवेश की बात हो रही थी। ब्रिटेन में, ब्रिटेन का कितना उपनिवेश था? 13 उपनिवेश। यह 13 उपनिवेश को आजादी की घोषणा कब हुई थी? 4 जुलाई 1776 ईस्वी। हुआ ना? आइए बेला चमेली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? 23 बताइए, किस देश से है? 23 है। और इसका सही आंसर एक ई होगा। देखिए किस देश से था? ट्यूनीशिया। किससे? ट्यूनेशिया। और इस क्रांति की शुरुआत ट्यूनीशिया में कब हुई थी? 2011 में, 2010 और 2011 ईस्वी में। इस क्रांति के समय किससे था? भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी से। यहाँ पर वैदिक ग्रंथों में प्रसिद्ध भास्कर सायन निम्न में से किस एक के काल में सक्रिय थे? और यह था विजयनगर। और ये सायन विजयनगर के 2 शासक के शासन काल में हुए। कौन कौन? हुक्का प्रथम एवं हरिहर द्वितीय। हुक्का प्रथम एवं हरिहर द्वितीय। चोलों का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के लिए। गुप्त का कौन काल माना गया? तो किस लिए?
कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में गुप्त काल को स्वर्ण काल माना गया है। विजयनगर का अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। क्या अर्थ होता है? जीत का शहर, जीत का शहर। आइए क्वेश्चन नंबर 82। अब क्वेश्चन नंबर 82 इसको मिलाइए, 82 गलत नहीं होना चाहिए। आइए 82 की बात करते हैं। अब देखिए सूची 1 और सूची 2 में कौन सा तत्व सही सुमेलित है? अब आइए यहां पर हम करते हैं कुंडग्राम महावीर स्वामी का जन्म हुआ, ये सही है। अच्छा, पाटलिपुत्र वह स्थान जहां महावीर ने केवल प्राप्त किया था, ये गलत है। पल्लभी यह जैन सभा हुई थी, ये सही है। और बल्लभी में कौन सी? बल्लभी द्वितीय जैन सभा, सही है। आइए जुम्भिक ग्राम द्वितीय जैन, गलत है। द्वितीय जैन सभा, ये गलत है। तो पूछ रहा है यहां पर, क्या पूछ रहा है? सही सुमेलित। इसका सही आंसर कीजिए 1 और 3। लुम्बिनी बौद्धों के लिए पवित्र स्थान है, क्यों है? यहाँ भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई, यहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, यह बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी। और ये लुम्बिनी कहाँ है? वर्तमान समय में नेपाल की तराई में। कहाँ है? नेपाल की तराई में स्थित। नेपाल की तराई, तराई किसको कहा गया? नीचे वाले जगह को। और यह बुद्ध की जन्मस्थली है। और बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर। यहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया। अब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ज्ञान को प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया। आइए यहाँ पर भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही आंसर। उसकी फौज बेहतर थी, यह भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहयोग मिली, यह भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, यह सही नहीं है। तो पूछ रहा है कि सही उत्तर का चयन 1 2 3, 1 2 3 ही हो जाता। सिकंदर यूनान के छोटे से राज्य मकदूनिया का, और सिकंदर यूनान के छोटे से राज्य मकदूनिया का शासक था। और मकदूनिया को मेसोडोनिया के नाम से भी जानते हैं। मकदूनिया को मेसोडोनिया के नाम जानते हैं। और सिकंदर जब सेना लेकर तक्षशिला की धरती पर आया, वहां का राजा अम्भी जनता सहित सिकंदर के सामने आप समर्पण कर दिया। सिकंदर और पौरस के बीच 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के तट पर जो युद्ध हुई, इसे हम वितस्ता का युद्ध, इसे हम हाइडेस पीच के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में सिकंदर ने पौरस को पराजित किया। लेकिन सिकंदर पौरस की वीरता से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर दिया। सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में भारत से वापस चला गया। सिकंदर की सेना ब्यास नदी के तट पर से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई। और बेबीलोन का इराक में है। अब देखो वहां सिकंदर कहाँ थी? सिकंदर यूनान के छोटे से राज्य मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया को क्या कहते हैं? मेसोडोनिया के नाम जानते हैं। मेसोडोनिया। तक्षशिला का राजा कौन था? तक्षशिला का राजा कौन था? अम्भी क्या किया? जनता सहित सिकंदर के सामने आप समर्पण कर। सिकंदर और पौरस के बीच क्या कब? 326 ईस्वी पूर्व। कौन? झेलम नदी के तट पर।
झेलम नदी के तट पर जो युद्ध हुई उसे क्या कहते हैं? उसे हम बीतस्ता का युद्ध, उसे बीतस्ता का युद्ध, हाई डेस से बीतस्ता का युद्ध, हाई डेस पीच, हाई डेस पीच का युद्ध, हाई डेस पीच का युद्ध, हाई डेस पीच का युद्ध, युद्ध का युद्ध के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में सिकंदर क्या किया था? इस युद्ध में सिकंदर ने क्या किया? पौरस को पराजित किया था। इस युद्ध में सिकंदर पौरस को पराजित करके और पौरस के राज्य को वापस कर दिया। सिकंदर की सेना किस नदी के तट पर से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? ब्यास नदी। तो सिकंदर भारत से वापस कब जाने लगा? 325 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु कितनी हुई? 323 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। बेबीलोन, बेबीलोन कहाँ है? इराक में, इराक में। तो यूपीएससी बड़ा गलती आंसर और कितने लड़के को बर्बाद भी कर देता। एक होता है ना, गलत आंसर को ही हम सही मान, तो हर बार आप उसी को हम मान, ऐसा वो नहीं। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, गेरिबाल्डी एवं काउंट द काबुर को, तीनों में सबसे अधिक श्रेय मेजनी को जाता है। गेरिबाल्डी को और इटली की एकीकरण का तलवार कहा गया, गेरिबाल्डी को नहीं माना। ये बीपीएससी का मिस्टेक है। बीपीएससी हर साल इस तरह के प्रश्न को चेक करती है। ये जब भी स्कोरिंग कीजिए 5 6 7 को कर रखिए। बीपीएससी सुधरने वाला चीज नहीं। कितने सब भांग खाकर ऑफिस जाता है, टिकटिका देता है। देखिए यहाँ पर, भाई ये सब हमसे मत पूछ, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। और नाम धज्जी उड़ा देंगे, गुस्सा बढ़ गया जिस दिन। फिर एक छोटा सा दुकानदार के पास दीजिए, कोई चीज गलती नहीं। अपने बिहार में छोटा छोटा ऐसा ऐसा कोचिंग है, छोटा छोटा कोचिंग, कोई स्टाफ नहीं, मेहनत करता है आदमी। कथी ले को क्वेश्चन का आंसर गलत करे, और मेहनत करके रिजल्ट भी देता है। और जिस संस्थान को बीपीएससी लाख का लाख सैलरी देती है, किदाना का जूस पिलाती है, वो एक माने 150 क्वेश्चन वह उतार नहीं सकता। कैसा अधिकारी! सबका मेरे पास जिक्र मत करने की चीज, मत क्या कर, सब क्या आदमी है। तो देखा है कभी प्रचार इधर, प्रचार प्रसार करते हुए फुट फकर इधर उधर। सबके लिए सूली पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर, सिकंदर कौन थे? यूनान के छोटे से राज्य मकदूनिया का शासक। मकदूनिया को हम क्या कहते थे? मेसोडोनिया के नाम जान। और
तक्षशिला के राजा क्या नाम था? सिकंदर सामने समर्पण किया? अम्भी। और सिकंदर और पौरस के बीच कब युद्ध हुआ? 326 ईस्वी पूर्व में। किस नदी के तट पर? झेलम नदी तट पर। इसे क्या कहते हैं? बिस्तस्ता के युद्ध, हाइडिस्पस के नाम से भी हम। सिकंदर, इस युद्ध में क्या हुआ था? तो पौरस की हार हुई। सिकंदर पौरस की वीरता प्रभावित कर होकर क्या उसके राज को वापस कर दिया, उसके राज को वापस कर दिया। और सिकंदर भारत से वापस कब कर दिया? 325 ईस्वी पूर्व में। और सिकंदर की सेना किस नदी के तट पर से आगे बढ़ी? इनकार किया ब्यास नदी के तट पर। इसकी मृत्यु कब? 323 ईस्वी। कहाँ? बेबीलोन में। बेबीलोन का इराक है। एक अब यहाँ पर किसी को बोलना नहीं सब। देखो, अशोक द्वारा प्रचारित धर्म क्या है? देखो, आजीवकों और चारवाक दर्शन का मिशन उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों के संगत आचार। यानी अशोक के अभिलेख में जिस धम्म शब्द का प्रयोग किया, अशोक के अभिलेख में, अशोक के अभिलेख में जिस धम्म शब्द का प्रयोग किया गया है उसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं, बल्कि सभी धर्मों के अच्छे गुणों का समावेश। बात समझ गया? अब तो जुटल है कि हम होता है हर क्वेश्चन। जैसे यार फालतू से बढ़िया क्वेश्चन दे दे, पटना में एक से एक क्वेश्चन, सब बढ़िया से एग्जाम ले ले। पटना एक ऐसा जगह है कि यहाँ आदमी ब्याह करता है तो दुनिया को पता नहीं चलता। अरे तो दो क्वेश्चन कौन कारखाना में छापता है कि पूरी दुनिया को पता चल जाता। हमारे बिहार में ऐसे मतलब इस ये कहते हैं, हमारे बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं कि उतना फेमस होने के ब्याह करते हैं और दुनिया को कानों तक नहीं पता चलता है। ब्याह होने के बाद वो नहीं पता चलता है शादी हुई। ये कौन कारखाना में क्वेश्चन छापता है? अपने से पहले सबको पता चल जाता है। देखो अशोक पूछ रहा छो, ये देखी कनिष्क पूछ रहा छो, सब भंगेरिया सब आ गया है कि तो चाहिए। जानते हो 13वीं विद्या? इस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग, इस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया। देखिए चला शक। अब देखिए यहाँ पर शक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन प्रथम था। भारत में पहले अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने संस्कृत में अभिलेख लिखने की परंपरा प्रारंभ। शक राजा रुद्रदामन प्रथम का गिरनार अभिलेख संस्कृत में लिखा हुआ सबसे लंबा एवं बड़ा अभिलेख। अब देखिए यहाँ पर भारत में पहले अभिलेख, भारत में, भारत में पहले अभिलेख, भारत में पहले अभिलेख प्राकृत भाषा में, भारत में पहले अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। भारत में पहले अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते, लेकिन लेकिन शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने, लेकिन शक राजा, शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने, प्रथम ने, दामन प्रथम ने संस्कृत में, संस्कृत में अभिलेख लिख, संस्कृत में अभिलेख लिखने की परंपरा प्रारंभ।
शक राजा रुद्रदामन प्रथम का शक राजा रुद्रदामन प्रथम का गिरनार अभिलेख गिरनार अभिलेख गिरनार अभिलेख संस्कृत में लिखा हुआ संस्कृत में लिखा हुआ संस्कृत में लिखा हुआ सबसे लंबा लिखा हुआ सबसे लंबा एवं 12 अभिलेख माना 12 अभिलेख माना जाता। अब देखो यहाँ पर कुषाण की बात है। कुषाण लोग मध्य एशिया के चीन कुषाण लोग मध्य एशिया में चीन के रहने वाले। कुषाण लोग कुजुल कड़फिसस से कुषाण लोग कुची कबीले से यूची कबीले से संबंधित। याद रखना है कि अब हम देखते हैं हिंद यवन की बात करते हैं तो हम यहाँ देखेंगे हिंद यवन राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर था। इसे हम मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। यह भारत का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया था। याद रखना, देख लें यहाँ पर गौर करना इस बात ऐसा। हिंद यवन राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर था। मिनांडर को हम मिलिंद के नाम जानते हैं और यह भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का पहला शासक जो सर्वप्रथम सोने का सिक्का याद हिंद यवन कौन तो मिनांडर को क्या कहते हैं। यहां पर देखो भारत में पहले अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे लेकिन शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने संस्कृत में अभिलेख लिख परंपरा प्रारंभ की। शक राजा रुद्रदामन प्रथम का गिरनार अभिलेख संस्कृत में लिखा हुआ सबसे लंबा एवं बड़ा अभिलेख। कुषाण लोग की बात करते हैं तो कुषाण लोग मध्य एशिया में चीन के रहने वाले और ये कुषाण यूची कबीले से संबंधित। हिंद यवन भारतीय साहित्य में यूनानी को यवन के नाम से पुकारा गया है और हिंद यवन राजवंश का प्रसिद्ध शासक मिनांडर था। इसे हम मिलिंद के नाम से और ये पहला राजा था जिसने सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए पहला गुप्त शासक और इसका कौन था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमार कुमार देवी के साथ विवाह और इस उपलक्ष्य में उसने जो सिक्का चलाया उसे हम राजा रानी प्रकार का सिक्का विवाह प्रकार की सिक्का एवं लिच्छवी प्रकार के सिक्का के नाम। देखो यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजवंश के शासक गुप्त राजवंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी
कुमार देवी के साथ विवाह किया। साथ विवाह के उस उपलक्ष्य में वो जो सिक्का चलाया उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम राजा रानी प्रकार का सिक्का, राजा रानी प्रकार के सिक्का, विवाह प्रकार के सिक्का, विवाह प्रकार के सिक्का, प्रकार के सिक्का एवं लिच्छवी प्रकार के, एवं लिच्छवी प्रकार के सिक्का के नाम से जानते। श्रीगुप्त था कौन? गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक समुद्रगुप्त, इतिहासकार, इतिहासकार A.B. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा? भारत का नहीं, भारत का राज नहीं। आवाज तो ठीक है, सब ठीक है। देख यहाँ पर गुप्त वंश के शासक कौन? चंद्रगुप्त प्रथम ने कहा तो वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कौन? तो कुमार देवी विवाह किया। और इस उपलक्ष्य जो सिक्का चला उसको क्या कहते हैं? राजा रानी प्रकार का सिक्का, विवाह प्रकार के सिक्का एवं लिच्छवी प्रकार के सिक्का के नाम से श्रीगुप्त की गुप्त वंश का क्या था? ये संस्थापक समुद्रगुप्त, इतिहासकार A.B. स्मिथ, भारत का नेपोलियन का। हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? हर्षवर्धन के दौरान 23 से बता, 23 से ये सब साधारण क्वेश्चन बता सकता है, जल्दी बता, जल्दी बता। देखो कौन है? हुएनसांग की जब हम बात करते हैं तो चीनी यात्री हुएनसांग हर्ष के दरबार में आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम जानते। हुएनसांग ने त्यूकी जैसी पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में उसने उल्लेख किया था कि भारतीय काफी गुस्सैल होते, यह भी लिखता है वह स्वच्छता के प्रेमी होते। तो देखो यहाँ पर चीनी यात्री हुएनसांग की बात करते हैं। हुएनसांग, हुएनसांग चीनी यात्री हुएनसांग का समय क्या है? समय क्या है? 629 से लेकर 645, 629 में आया, 644 और 45 के बीच में चला गया। किसके दरबार में आया? तो हर्ष के। और हुएनसांग को क्या कहा गया? हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जान, शाक्य मुनि के नाम जान। हुएनसांग की रचना क्या है? की हायान की जब हम कहते हैं
फाहियान। हम देखते हैं कि गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया और फाहियान ने फोकुओकी जैसी पुस्तक की रचना की थी। क्या है? क्यों बहिर हो जाएंगे? अब बहिर हो जाएंगे? क्यों बहिर हो जाएंगे? साउंड गजब की बात है। देखिए, करवाते हैं रुख, कहते हैं अगर गलत निकला, आवाज सही होगा, गलत निकला तो फिर जान लो। ए रवि, साउंड चेक कर दो तो। साउंड साउंड तेज देखो तो साउंड। हेलो हेलो। अब टनाटन आवाज है, झूठे बोलते रहते। हाँ उसको बोले ऐसे, तो और में प्रॉब्लम है वहाँ। अब देखो यहाँ पर, देखो, गुप्त वंश के शासक, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री यात्री फाहियान भारत आया था। इसने इसने फोकुओकी जैसी, फोकुओकी जैसी जैसी पुस्तक की, पुस्तक की रचना की थी, रचना की थी। इत सिंह की जब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर इत सिंह का समय क्या है? 671 से 672 के ईस्वी के दौरान दौरान यह भारत आया था। यह कौन था? चीनी यात्री। और याद रखना, हर्ष के शासन काल के बाद आया था। इत सिंह भारत आया था 671 से 672 के दौरान। चीनी यात्री इत सिंह भारत आया था 671 से 672 के दौरान, हर्ष के शासन काल के बाद आया था। अब यहाँ पर देखना है कि हुएन सांग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या है। हुएन सांग, चीनी यात्री हुएन सांग कब भारत आया? तो 629 और चला गया 645। इसके दरबार में हर्ष। इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि के नाम जानते हैं। हुएन सांग ने कौन सी पुस्तक की रचना की? चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। इसने फोकुओकी जैसी पुस्तक की रचना की। इस चालुक्य राजा ने 625 में पर्शियन राजा खुसरो द्वितीय के पास दूत भेजा था और एक पत्र प्राप्त किया था, जैसा कि अजंता गुफा की चित्रकला में दिखाया गया है। वह था पुलकेशिन दूत। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अब यहां पर देखेंगे कीर्तिवर्मन कौन था? तो बादामी के चालुक्य राजवंश के शासक विन्यादित्य कौन था? बादामी के बादामी के चालुक्य राजवंश का शासक
राजवंश का शासक। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अरब। अरब था। अब ये देखो, अरब आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। कितने ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। कहाँ आक्रमण किया था? सिंध पर। और सिंध का राजा कौन था? ताहिर था। और यह लड़ता हुआ मारा गया और संपूर्ण सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया। महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? 1001 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? 1175 ईस्वी में। आइए यहाँ पर। इनमें से कौन 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल का साक्षी रहा है? तो अमीर खुश। और ये तीन, केवल तीन। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते थे, इसके समय भूमि कर उपज का 1/2 भाग लिया जाता। उपज का 1/2 भाग लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पोखरों को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने जीते हुए प्रदेश का ऐबक को प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था। सही है। औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 ईस्वी गद्दी पर बैठा। ऐबक ने अपने नाम में कोई सिक्का जारी नहीं किया। राज्यारोहण के समय ऐबक दास्तां से मुक्त नहीं था। और इसका सही आंसर क्या हो जाता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। सही आंसर ए हो जाता। 92। निम्न में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थान है? कौन सा स्थान? तेजी से बताना है। कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थान है? और यह है, क्या होगा? ननकाना। गुरु नानक का जन्म 1415 अप्रैल 1469 ईस्वी को पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुई। यह स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। अब इसे ननकाना साहब के नाम जाना जाता है। यह सिखों का एक पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है। और कहा जाता है, इसलिए प्रश्न उभरता है, सिखों का वह तीर्थ स्थल कौन है जो भारत से बाहर है? ननकाना साहब। देखो, गुरु नानक का जन्म, गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। यह स्थान कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित। अब इसे किस नाम जानता है? ननकाना। इसे ननकाना साहब के नाम जाना था। ये सिखों का एक पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है। अब देखो, संभाजी एक मुगल महानुभाव द्वारा पकड़े गए और औरंगजेब के आदेशानुसार 1689 में फांसी पर लटकाए गए। वह मुगल महानुभाव कौन थे? और संभाजी कहाँ पकड़े गए? इसका सही आंसर है सी। और कहाँ पकड़े गए? संगमेश्वर। ये जगह कहाँ है? और ये जगह कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में।
संभाजी कौन थे? शिवाजी का बड़ा बेटा, शिवाजी का बड़ा बेटा। संभाजी ने अपना सलाहकार किसको बनाया था? संभाजी अपना सलाहकार सलाहकार किसको बनाया था? कवि कलश को। कवि कलश को। इनमें से कौन सा मुगल मकबरा ताजमहल का स्वरूप है? यह पहला मकबरा एक बहुत बड़े पार्क से घिरा और बीच में रखा गया है। दिल्ली का हुमायूं का मकबरा, इसका निर्माण कौन कराया था? हाजी बेगम। लाहौर का जहांगीर मकबरा, इसका कौन? नूरजहां। इस मकबरे का निर्माण नूरजहां ने कराए थे। आगरा के एतमा उद्दौला के मकबरा कौन बनाया था? नूरजहां। यह भारत का पहला मकबरा है जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से निर्मित है। इसी में सर्वप्रथम पच्चीकारी व पितरा दूरा शैली का प्रयोग किया गया था। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी। रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी सत्ता का संस्थापक। वारेन हेस्टिंग्स समय में कब? 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। उच्चतम न्यायालय। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध था? राजहरप नीति। राजहरप नीति। अठारह के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? और वह था मेवाड़ के राजा। अब देखिए यहां पर क्या है। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का? कौन कहा? तो बी.डी. सावरकर। आरसी मजूमदार ने क्या कहा? ना तो स्वतंत्रता संग्राम था, ना पहला था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। ना ही पहला और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। विपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता। गरम दल। बताओ कर क्वेश्चन नंबर 99 आ जाओ। प्लीज बताओ। हिंदू कॉलेज कलकत्ता का स्थापना, ये तो बता सकता है, जल्दी बताइए सकता है। 1817 ईस्वी। 1793 ईस्वी। और 1875 ईस्वी। अजमेर। और सही आंसर नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। अभिनव भारत। अनुशीलन। सही आंसर ए कर दो। ए कर दो कौन है? अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 ईस्वी कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की धरती पर
और किसने किया था? वीर सावरकर। वीर सावरकर ने किया। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी। कहाँ? बंगाल। स्थापना की उनके तो बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेन्द्र नाथ दत्त। बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेन्द्र नाथ दत्त एवं भूपेन्द्र नाथ दत्त। निम्नलिखित को काल का अनुसार सजाएं। भगत सिंह एवं B.K. दत्त द्वारा केंद्रीय विधायी सभा में बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी। B.K. घोष एवं भूपेन्द्र नाथ दत्त द्वारा पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या की गई। कब? 1907 ईस्वी। दिल्ली के निकट लॉर्ड इरविन के ट्रेन को उड़ाया गया 23 दिसंबर 1929 ईस्वी। रास बिहारी बोस और सचिन सरदार कब? 23 दिसंबर 1912 ईस्वी। अब इसका मिलाओ और इसका मिलाकर मारो आंसर बी। देखो यहां पर जालियांवाला बाग नरसंहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य। देख, अपने लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी और देश से निकालने का विरोध करने के लोग अमृतसर के बगीचे में सही है। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर था। गलत है। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर ने निहत्थों भीड़ पर फायरिंग का आदेश दिया। गलत है। माइकल ओ डायर। माइकल डायर। जनरल डायर। नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। सही है। जनसंहार के विरोध में गांधी ने अपने केसरी हिंद का तगमा वापस कर दिया। सही है। 1-4-5 1-4-5। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1911 में घटित हुई थी? तो में सही विकल्प का चयन करें। बंगाल का विभाजन रद्द किया जाना। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतर। असम का प्रांत के रूप में गठन। गलत है। 1874। 103 सही आंसर ही होगा। 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। बिहार और उड़ीसा का बंगाल से अलग किया। तो अब विनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कौन सा तथ्य नहीं है? अब आइए, इसमें महिलाओं और कृषकों तथा व्यापारिक समूह ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। सही में लिया था हिस्सा। हिंदू मुस्लिम एकता पर नहीं है, पूछ रहा नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया था। कांग्रेस के एक संगठन के रूप में अत्यधिक शक्तिशाली बनाया। कांग्रेस को एक सही है। श्रमिकों की भागीदारी बहुत अधिक थी। गलत है। नहीं है थी। इसका 4 होना चाहिए। 4 है नहीं है ना? इस आंसर को सुधार कर लीजिए और इनमें से कोई नहीं। आंसर को सुधार कर लीजिए। याद हमेशा रखिए कि इसमें महिला, कृषक और व्यापारी सभी ने बढ़ चढ़ कर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल तो दिया ही गया था,
और कांग्रेस को एक संगठन के रूप में शक्तिशाली जरूर बनाया, और श्रमिकों की भागीदारी बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए 4 होगा। तो ऑप्शन में 4 नहीं है ना, ये उपर्युक्त में से इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 105। अब क्वेश्चन नंबर 105 के सूची लाइए। अब क्वेश्चन नंबर 105 की जब हम बात करेंगे कि 1 को सूची मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कुछ से उत्तर चुनिए, और इसका सही आंसर सी मारी। कर्जन की बात करते हैं तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, ठीक है। लॉर्ड रिपन की बात है तो अकाल की गुप्त भाषा। मेयो की बात है खेती और वाणिज्य का विभाग। लॉर्ड लैंसडाउन दंड कम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म? और लॉर्ड विलियम सती परथॉर्मस। डॉक्टरनी ऑफ लेफ्ट से कौन हो गए? डलहौजी। डलहौजी। बंगाल विभाजन कर्जन। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी? कौन सी घटना नहीं घटी? लॉर्ड पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? लॉर्ड कर्जन के समय में पुरातत्व विभाग की स्थापना 4 ईस्वी में। 1904 में प्राचीन स्मारक। प्राचीन स्मारक इसी के था, प्राचीन स्मारक संरक्षण। संरक्षण अधिनियम पारित। पारित। दिल्ली दरबार की जब बात 1903। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई। इसका सही आंसर मारिए। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में। देखिए यहां पर वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। और ये वहाबी आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ था? वहाबी आंदोलन प्रारंभ हुआ था अरब से। और उद्देश्य क्या था? इस्लाम के मूल स्वरूप को बहाल करना। वहाबी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता? इब्न अब्दुल बहा को। इब्न अब्दुल बहा को। इसलिए इसके नाम पर इस आंदोलन का नाम पड़ा था बहाबी आंदोलन। और भारत में बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? भारत में बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। क्या था? पटना। आइए, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की? जनकधारी पर। कौन किया था? जनकधारी। और कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। 1916। आ जाओ। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन भागलपुर में किसने कहा था कि बिहार प्रांतीय मेरा के देश की राजनीतिक संस्थाओं में विशिष्ट स्थान है, विशेष करके इस अर्थ में कि इसमें हिंदू मुसलमानों के समान रूप से एक साथ मिलकर इसकी राजनीतिक कार्यवाही में भाग लेने के सिद्धांत को रूपांतरित किया। और वह सही है, बालकृष्ण। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को क्या है ना, राष्ट्रगुरु के नाम जानते हैं? राष्ट्रगुरु के नाम जानते। लोकमान्य तिलक को किस नाम जानते हैं?
लोकमान तिलक, और इन्हें असंतोष का जनक भी कहा। इन्हें क्या क्या, भारत का डायमंड, भारत का अब यहां तक के सफर में मेरे जवान को किसी तरह का दिक्कत है तो जवान बोलेगा। तेईस बोले क्या दिक्कत है जवान को, जल्दी जल्दी।